जो अध्यक्षता है अब ये आधिकारिक तौर पर भारत की ओर भारत को सौंपी जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है इंडोनेशिया की धरती, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, जहां पर इंडोनेशिया अब G20 की अध्यक्षता जो है वो आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए हैं G20 समिट में, और G20 समिट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना, और वहां भारत की अहमियत क्या है? सबसे बड़ी चीज, भारत की अहमियत तो है, नो डाउट अबाउट इट। मिलें कि वहां पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है उस हवाले से, चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पे वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, और इस भव्य स्वागत के बाद पूरी दुनिया चौंक गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोने लगा वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया में अब ये चर्चा चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ पर भी जाते हैं उनका बहुत ही भव्य स्वागत होता है, और पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं। पर यह सब पाकिस्तानी मिनिस्टर या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ देखने को नहीं मिलता, जहाँ पर कोई भी देश पाकिस्तान को अपने देश में नहीं बुलाता है, और अगर कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता है तो उसको किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। पर भारत के साथ ऐसे देखने को नहीं मिलता, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री को पूरे जोशो खरोश से दूसरे देश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने देश में बुलाते हैं, और उस देश के इंडिया के साथ टाइप कैसे बढ़े उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पर पाकिस्तान के साथ ये सब देखने को नहीं मिलता। ना कोई पाकिस्तान के पीएम को बुलाता है, ना कोई पाकिस्तान में जाना चाहता है। एक पाकिस्तान में जो कि एक टेररिस्ट कंट्री हो, उसमें कैसे कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री या उस देश के प्रधानमंत्री को बुलाएगा? क्या ऐसे ही पाकिस्तान भारत से जलता रहेगा? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील अगले 3 सालों तक आप कहें, क्योंकि एक पूरा का पूरा जो G20 की अध्यक्षता है वो 3 विकासशील देशों के हाथों में होने की वजह से ऐसा समझा जा रहा है कि वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की जो आवाज है अब पुरजोर तरीके से रखी जाएगी, समझी जाएगी, और विकास की इस पूरी धारा में जब विश्व ऊर्जा सुरक्षा, जब पूरा विश्व खाद्य सुरक्षा, पूरा विश्व महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों से इस वक्त परेशान है, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से परेशान है, तो दुनिया के 75% की जीडीपी में योगदान करने वाले ये 20 देश अब इस बात पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि विश्व की नीतियों के केंद्र में होना क्या चाहिए। लेकिन उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द शेड, जैसा कि जॉइंट लंच है, जॉइंट डिनर है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं, सो वहां पे तो वो होंगे। बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ, और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
फॉर एग्जाम्पल ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है, समझ गया। तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है, और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं, तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। They can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। इस समय G20 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि यूएन जो है अपना रेलेवेंस खोता जा रहा है। यूएन का जो पावर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है जो किसी जमाने में जैसे बोलते हैं कि 1945 के पावर स्ट्रक्चर को वो दिखाता है। G20 वो इसमें 85% वर्ल्ड की जीडीपी है, मतलब 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती, 85% जीडीपी इनके हाथ में है, और ये 75% वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट करता है। तो G20 जो है वो यूएन का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन यूएन के पास, ये यूएन जिसे बोलेंगे अब 80 साल का हो चुका है, उसके पास कोई पावर खास रह नहीं गई। यहाँ अब भी वो मुद्दे डिस्कस होते हैं, और कई बार यहाँ पे मुद्दों का सॉल्यूशन निकलता है, जो यूएन निकाल पाता वो यहाँ निकाला जाता है। तो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहां पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उस हवाले से चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पर वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और दूसरा ये है कि G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया में, फूड सिक्योरिटी एक नेक्स्ट कमिंग बहुत बड़ी थ्रेट है, इसलिए कि ये जो सिचुएशन रूस यूक्रेन के मामलात से पैदा हुई थी वो इंटेंसिफाई हुई है दुनिया में। आप यूं समझ लें कि एग्रीकल्चर के अंदर एक तरह के क्राइसिस, जिसकी वजह से ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं बल्कि जो तरक्की याफ्ता दुनिया में भी फूड जो है और उसके हवाले से जो इन्फ्लेशन है और जो महंगाई है वो लोगों की पांच से बाहर होती जा रही है। उसके साथ सारे इन्वायरमेंट इशू हैं, हेल्थ का इशू है, ये सारे इश्यूज हैं। तो इसका ये बुनियादी तौर पे ये मसला जो है ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड का मसला है। जितनी भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू यही है कि किस तरह G20 जो है वो इन इश्यूज को मटेरियलाइज करे, चूंकि इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग और पॉलिसी चेंज की जरूरत है। फंडिंग के बगैर जाहिर है आप इंटरनेशनली कोई इस तरह की बड़ी चेंज जो है उसको सस्टेन नहीं कर सकते। और पॉलिसी चेंज इसलिए जरूरत है कि इन्वायरमेंट पे जो इस वक्त इश्यूज हैं दुनिया में, जिसमें इंडिया जैसे मुल्क भी शामिल हैं, उनके लिए भी जब तक इंटरनेशनली ये पॉलिसी कोऑर्डिनेट नहीं होती, उनके लिए भी अपने तौर पे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करना बड़ा मुश्किल है, चूंकि इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया बहुत हद तक जो है वो आपस में जुड़ी हुई है।